ज्योग्राफी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के बारे में। इससे पहले के वीडियो में हमने जाना था मानव भूगोल के एक सिद्धांत के बारे में जिसका नाम था क्रियाशीलता का सिद्धांत या परिवर्तन का सिद्धांत। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे मानव भूगोल के दूसरे सिद्धांत के बारे में जिसका नाम है पार्थिव एकता का सिद्धांत, या जिसे हम अंतर संबंध का सिद्धांत भी कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी और प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप। जैसा कि इस सिद्धांत के नाम से ही हमें जानकारी मिल जाती है कि इस सिद्धांत के द्वारा विभिन्न भौतिक तथ्यों के पारस्परिक आंतरिक संबंधों और उसके बीच में पारस्परिक निर्भरता के बारे में अध्ययन किया जाता है। विश्व के सभी भौगोलिक तथ्य, चाहे वो भौतिक हो या सांस्कृतिक तत्व हो, किसी न किसी रूप में एक दूसरे से संबंधित है और प्रत्येक भौगोलिक तथ्य एक दूसरे से प्रभावित होते भी हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते भी हैं। मानव जीवन एवं भौगोलिक दशाएं पारस्परिक रूप से एक दूसरे को नियंत्रित एवं प्रभावित करते हैं तथा इन्हीं अंतर संबंधों का अध्ययन हम मानव भूगोल के तहत करते हैं। इस कारण हम मानव भूगोल को मानव पारिस्थितिकी या ह्यूमन इकोलॉजी का अध्ययन भी माना जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भूगोल के लिए सर्वप्रथम ह्यूमन इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले अमेरिकन ज्योग्राफर एच बैरोज ने सन 1922 ईस्वी में किया था। अब हम इस पार्थिव एकता के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विभिन्न विद्वानों के मत जो उन्होंने दिए थे उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि इस सिद्धांत के पक्ष में कौन कौन विद्वान थे और उन्होंने मूलतः क्या क्या कहा था। तो इस क्रम में हम सबसे पहले नाम लेते हैं जर्मनी के प्रसिद्ध भूगोलवेता फ्रेडरिक रेडजेल ने अपनी एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी एंथ्रोपोजियोग्राफिया। इस पुस्तक में इन्होंने पार्थिव एकता के सिद्धांत का किया था प्रतिपादन और उन्होंने कहा था कि मानव भूगोल के दृश्य पार्थिव एकता से संबंधित है तथा केवल उसी के द्वारा समझाए जा सकते हैं। प्रत्येक स्थान पर भौगोलिक दृश्य वहाँ के वातावरण से संबंधित हैं और वातावरण स्वयं भौतिक दशाओं का योग है। इस प्रकार इस कथन के माध्यम से रेडजेल महोदय ने भौगोलिक एकता पर विशेष रूप से बल दिया था। अब हम दूसरे विद्वान के बारे में जानते हैं, एलन चर्चिल सैम्पुल। ये अमेरिका के प्रसिद्ध ज्योग्राफर और फ्रेडरिक रेडजेल की मुख्य शिष्य के रूप में जानी जाती है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी 1911 में जिसका नाम है इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफिक एनवायरनमेंट। इसमें उन्होंने पार्थिव एकता के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए थे और उन्होंने कहा था कि मनुष्य के वैज्ञानिक अध्ययन को उस भूमि से अलग करके नहीं किया जा सकता जिसे वह जोतता है, अथवा वह भूमि जिस पर वह यात्रा करता है, अथवा उस समुद्र को जिससे होकर के वह व्यापार करता है। अब हम तीसरे विद्वान के बारे में जानेंगे। जर्मनी के प्रसिद्ध ज्योग्राफर अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के संबंध में उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था कॉस्मोस। इस पुस्तक में भी उन्होंने पार्थिव एकता के सिद्धांत का समर्थन किया था
अलेक्जेंडर के बाद में हम बात करते हैं विडेल डी लाप्लास। मैंने पिछले 2-3 वीडियो में इनके बारे में बताया था। विडेल डी लाप्लास फ्रांस के प्रसिद्ध मानव भूगोलवेत्ताओं में माने जाते हैं। इन्होंने अपनी एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है प्रिंसिपल डी ला ज्योग्राफिया ह्यूमने। इस पुस्तक में उन्होंने पार्थिव एकता के सिद्धांत के बारे में लिखा है कि मानव भूगोल के तत्व पार्थिव एकता से संबंधित है और केवल उसी के माध्यम से इनकी व्याख्या की जा सकती है। यानी कि उन्होंने साफ रूप से कहा था कि मानव भूगोल में हम जिन जिन तत्वों या तथ्यों का अध्ययन किया करते हैं, चाहे वो प्राकृतिक हो और चाहे वो सांस्कृतिक तत्व हो, वे सभी तत्व पार्थिव एकता को प्रदर्शित करते हैं और इन तथ्यों के माध्यम से ही हम मानव भूगोल की व्याख्या कर सकते हैं। इसके बाद में हम नाम लेते हैं अमेरिका के प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता एल्सवर्थ हंटिंगटन ने, जिन्होंने अपनी एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। और इस पुस्तक में भी उन्होंने पार्थिव एकता के सिद्धांत के समर्थन में अपने विचार व्यक्त किए थे और उन्होंने कहा था कि भौतिक पर्यावरण के सभी तथ्य एक दूसरे से प्रभावित होते हैं और संबंधित होते हैं। अतः किसी एक तथ्य को समझने के लिए दूसरे तथ्य की जानकारी होना आवश्यक है। इस प्रकार से उन्होंने भौतिक पर्यावरण के सभी तथ्यों के पारस्परिक अंतर संबंधों पर बल दिया है। इसके बाद फ्रांस के सुप्रसिद्ध ज्योग्राफर जीन ब्रुन्स और डिमांजिया, ये दोनों ही विडेल डी लाप्लास के शिष्य माने जाते हैं। इन्होंने भी मानव भूगोल में पार्थिव एकता के सिद्धांत पर विचार व्यक्त किए और इस सिद्धांत का समर्थन इन्होंने किया था। इसके बाद इन विद्वानों के विचारों को जानने के बाद में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर हम पार्थिव एकता के सिद्धांत को किस रूप में ले, हमें पृथ्वी पर ऐसा क्या दिखाई देता है जिस आधार पर हम ये मान लें कि पार्थिव एकता का सिद्धांत है, उसमें सार्वभौमिकता है। इसलिए हम कुछ ऐसे उदाहरणों को जानने की कोशिश करेंगे जिसके माध्यम से हम इस बात की पुष्टि करें कि वाकई में पार्थिव एकता के सिद्धांत की सार्वभौमिकता है। तो इस रूप में हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे भौतिक तत्वों के पारस्परिक अंतर संबंधता से संबंधित जितने भी उदाहरण हैं वो हम मुख्य उदाहरण जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे कौन से भौतिक तत्व हैं जिनमें पारस्परिक अंतर संबंधता पाई जाती है और वो अंतर संबंधता पार्थिव एकता के सिद्धांत को बल प्रदान करते हैं। इसमें हम पहला उदाहरण देते हैं पर्वतों और नदियों की उत्पत्ति के संबंध में। पर्वत एवं नदियों की उत्पत्ति और विकास प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे पर आधारित है। जहाँ पर्वत नदियों के उद्गम स्थल है, जहाँ से नदियों का उद्भव होता है, वहीं यह भी एक सत्य है कि वर्तमान में हमें जितने भी पर्वत दिखाई देते हैं उन पर्वतों की उत्पत्ति एक मान्यता के अनुसार, जो एक वैज्ञानिक मान्यता है, भूसन्नतियों से हुई है। इन भूसन्नतियों में नदियों द्वारा दीर्घ काल तक मलबा के निक्षेप, कालांतर में उस निक्षेप में जो मलबा जमा था उसमें उत्थान होने तथा उसमें वलन पड़ने के कारण समस्त मोड़दार पर्वतों का उद्भव हुआ। तो इस तरह से पर्वत और नदियाँ एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। दूसरा हम भौतिक उदाहरण लेंगे वायुमंडलीय दशाओं और सूर्यातप के पारस्परिक अंतर संबंध के बारे में। तो भूमंडल की जितनी भी समस्त वायुमंडलीय दशाएं हैं, चाहे वो तापमान हो, वायुदाब हो, हवाई हो, आंधी हो, तूफान, चक्रवात, वर्षा, हिमपात, कोहरा, ओला, पाला, वाष्पीकरण, ये समस्त वायुमंडलीय दशाएं हैं, ये सूर्यातप से नियंत्रित होती है, प्रभावित होती है। लेकिन हमें
साथ साथ में ये समस्त वायुमंडलीय दशा है, ये एक दूसरे से पारस्परिक रूप से अंतर संबंधित भी है। जैसे कि यदि तापमान बढ़ेगा तो निश्चित रूप से वायुदाब कम होता जाएगा। दूसरा कि हवाएं हमेशा वायुदाब का अनुसरण करती है, जैसे कि वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। तो इस तरह से समस्त वायुमंडलीय दशाएं हैं वो एक दूसरे से पारस्परिक रूप से अंतर संबंधित भी हैं। साथ ही ये समस्त वायुमंडलीय घटनाएं हैं वो सूर्य ताप से नियंत्रित होती है और प्रभावित भी होती है। तीसरा जो महत्वपूर्ण उदाहरण हम लेना चाहेंगे वो है जलवायु एवं प्राकृतिक वनस्पति के बीच में जो पारस्परिक अंतर संबंध है उसके बारे में। तो पृथ्वी पर जितनी भी वनस्पति पाई जाती है उन वनस्पति और जलवायु भी एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। यदि जलवायु को वनस्पति का नियंत्रण कारक माना जाता है तो वहीं पर वनस्पति भी आर्द्रता एवं वर्षा की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। ये उदाहरण हम संक्षिप्त रूप में समझना चाहेंगे। जितना हम इसको विस्तार देना चाहते हैं उतना दे सकते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य विस्तार की बजाय इस सिद्धांत को संक्षिप्त रूप में समझना है। और चौथा जो प्रमुख हम उदाहरण देना चाहेंगे वो प्राकृतिक वनस्पति और पशु समुदाय के बीच में जो पारस्परिक अंतर संबंध है उसको हम समझना चाहेंगे। तो वनस्पति एवं पशु जगत में भी घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। जैसे कि विश्व में जितने भी घास के मैदान पाए जाते हैं उन सभी में भेड़, बकरियां, गाय और घोड़ों की प्रधानता पाई जाती है। वहीं पर विश्व के जिन जिन भागों में उष्ण कटिबंधीय वनों की प्रधानता है उन वनों में जंगली जानवरों की प्रधानता पाई जाती है। इस प्रकार से ये वनस्पति और पशु जगत भी एक दूसरे पर निर्भर है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अब हम दूसरे उदाहरण के रूप में देखना चाहेंगे पार्थिव एकता के संबंध में, वो है भौतिक सांस्कृतिक तत्वों के पारस्परिक अंतर संबंधता के संबंध में जो भी उदाहरण है वो हम देखना चाहेंगे। केवल भौतिक तथ्यों में ही पारस्परिक अंतर संबंधता नहीं है, बल्कि भौतिक तथ्यों तथा सांस्कृतिक तत्वों में भी पारस्परिक अंतर संबंधता पाई जाती है। ये अंतर संबंधता हम कुछ प्रमुख उदाहरणों के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें पहला है नदी घाटियों एवं मानव सभ्यता के विकास में पारस्परिक अंतर संबंधता जो पाई जाती है। हम इतिहास में पढ़ते भी हैं कि विश्व में नदी घाटियाँ एवं उपजाऊ मैदान को मानव सभ्यता का पालना कहा जाता है। अब इसके उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी, गंगा घाटी, इरावदी घाटी, वांगहो घाटी, यांगटीसी कियांग घाटी, नील घाटी, ये प्रमुख ऐसी घाटियाँ हैं जिसमें मानव सभ्यताओं का उत्थान हुआ और पतन भी हुआ। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि नदी घाटियाँ ने मानव जीवन को नियंत्रित भी किया है और प्रभावित भी किया है। तो दूसरी तरफ मानव ने भी नदी घाटियों को अपने अनुसार डालने की पूरी कोशिश की है, उनका उपयोग करने की कोशिश की है। दूसरी तरफ हम ये भी देखें कि इन्हीं नदी घाटियों के पास में जल की उपलब्धता ने मानव बस्तियों के साथ साथ कृषि, यातायात, औद्योगिक क्रियाओं को भी प्रभावित और नियंत्रित किया है। दूसरा उदाहरण हम देखना चाहेंगे उपजाऊ मिट्टी एवं जनसंख्या के वितरण में पारस्परिक अंतर संबंधता जो पाई जाती है उसके बारे में हम देखना चाहेंगे कि मिट्टी और मानव सभ्यता में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। उपजाऊ मिट्टी को मानव सभ्यता के विकास का प्रमुख कारक माना जाता है। इसलिए एक लोकोक्ति प्रचलित है कि कहा जाता है कि मानव सभ्यता के इतिहास को मिट्टी का इतिहास भी कहा जाता है। यदि हम वर्तमान में उदाहरण के रूप में देखें तो विश्व में वर्तमान में जितनी भी सबसे जनसंख्या घनत्व वाले देश हैं वो वे देश हैं जहाँ पर उपजाऊ मैदान है, जो उपजाऊ नदियों की घाटियाँ हैं। उन
नदियों की घाटियों और उन उपजाऊ मैदानों में जनसंख्या का संकेंद्रण, जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक रूप से पाया जाता है, जिसमें हम यदि देखें दक्षिणी एशिया कहें, पूर्वी एशिया या पश्चिमी यूरोप के उदाहरण दें तो ये ऐसे उदाहरण हैं, ऐसे देश हैं जहाँ उपजाऊ मिट्टी वाले भूभागों में जनसंख्या का संकेंद्रण सर्वाधिक रूप से पाया जाता है। अब जलवायु एवं मानव अधिवास के बीच में जो पारस्परिक अंतर संबंध पाया जाता है, निश्चित रूप से जलवायु मानव को प्रभावित करती है तथा मानव ने भी अपने बुद्धि, कौशल और विवेक के आधार पर जलवायु को प्रभावित करने की कोशिश की है। तो उपोष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय भागों में जलवायु की अनुकूलता के कारण इन दोनों कटिबंधों की जो जलवायु है वो मानव अधिवास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। इसीलिए वर्तमान में इन उपोष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय भागों में जनसंख्या का घनत्व सबसे ज़्यादा या मानव अधिवास सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जबकि उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय भाग जहाँ की जलवायु मानव अधिवास के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए इस प्रकार के क्षेत्र या तो निर्जन हैं या इन भागों में जनसंख्या का घनत्व बहुत ही कम पाया जाता है। अब हम चौथा उदाहरण देखना चाहेंगे, मानव एवं वनस्पति खनिज संसाधनों के बीच में पारस्परिक संबंध। मनुष्य एवं वनस्पति तथा खनिज संसाधनों के बीच में भी घनिष्ठ पारस्परिक संबंध है वो पाया जाता है। यूरोप एवं यूएसए के विकास में, जो कि वर्तमान में विश्व के विकसित देशों की श्रेणी में माने जाते हैं, इनके विकास में कोयला, विद्युत शक्ति, लोहा, मैंगनीज, तांबा इत्यादि खनिजों का बहुत योगदान रहा है। इसके अलावा यदि हम यूरोप में, जिसे हम लोहा पट्टी कहते हैं, लोहा पेटी के रूप में जाना जाता है, जो कि 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच में पाया जाता है, जहाँ लोहा के साथ साथ में और मुख्य खनिज भी पाए जाते हैं, इन भागों में जनसंख्या का घनत्व भी अधिक पाया जाता है। साथ साथ में इस भाग में औद्योगिक विकास भी बहुत अधिक हुआ है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल में, जो ऑस्ट्रेलिया का विशाल मरुस्थल है, इसके दो प्रमुख शहर है, एक है कालगुरली और एक है कुलकारडी। ये दोनों शहर विपरीत जलवायु परिस्थितियों के बावजूद भी विकसित हुए हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि इस क्षेत्र में सोना पाया जाता है, जो मानव अधिवास के लिए उपयुक्त है, मानव की व्यावसायिक गतिविधियों के लिए उपयुक्त है। इसके अलावा यदि हम दक्षिणी पश्चिमी एशिया के मरुस्थलों की बात करें तो वहाँ पर पेट्रोलियम पदार्थ अत्यधिक मात्रा में पाए जाने के कारण भी वहाँ पर मानव अधिवास और विशेष रूप से नगरों का अत्यधिक विकास हुआ है। इसके अलावा मनुष्य, प्राकृतिक वनस्पति और पशुओं के बीच में भी पारस्परिक अंतर संबंध पाया जाता है। अब हम इस सिद्धांत के निष्कर्ष को जानना चाहेंगे कि इस सिद्धांत का निष्कर्ष क्या है। तो अब तक हमने जितने विद्वानों के विचार जाने और विद्वानों के विचार जानने के बाद में पार्थिव एकता से संबंधित जो भी उदाहरण हमने देखे, इन उदाहरणों के आधार पर हमें यह ज्ञात होता है कि पृथ्वी का प्रत्येक भौतिक एवं सांस्कृतिक तथ्य एक दूसरे को प्रभावित करने के साथ साथ पारस्परिक रूप से अंतर संबंधित भी है और एक दूसरे पर निर्भर भी है, तथा ये समस्त जो तथ्य है ये पृथ्वी पर पार्थिव एकता को प्रकट करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि जितनी भौतिक और सांस्कृतिक तत्व जो एक दूसरे से अंतर संबंधित है, एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं, ये इस बात का संकेत है कि ये जो पार्थिव एकता है, यह सिद्धांत है, ये उसका सार्वभौमिक सत्य है। इसके अलावा हमें
किसी भी तथ्य का जो भौगोलिक अध्ययन है ये स्वतंत्र रूप से नहीं बल्कि समन्वित रूप से किया जाना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी की ये समस्त भौतिक और सांस्कृतिक घटक है, ये एक दूसरे से पृथक नहीं होकर के वर्तमान में एक दूसरे से अंतर संबंधित है। इस प्रकार पार्थिव एकता एक सार्वभौमिक सत्य है जो हर देश काल में विद्यमान रहता है। इस वीडियो को देखने और सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम मानव भूगोल के तीसरे सिद्धांत के बारे में जानेंगे।